ग्रुप्स पढ़ रहे हैं बच्चों, है ना। तो हम लोग चैप्टर 3 को आज शुरू से पीपीटी के थ्रू हम लोग प्रोसेस के थ्रू चलते रहते हैं। हम सबसे पहले समझेंगे कि चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स क्या होता है। चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स क्या होता है, चलो पढ़ लो इसको फटाफट और मुझे बताओ उसको समझ के क्या बोल रहा है वो। क्वेश्चन क्या है, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग क्यों कर रहे हैं हम लोग। क्योंकि पहले के ज़माने में जब हम लोग मैनुअल अकाउंटिंग करते थे बच्चों, तो हमें हमारी फिजिकल बुक को मेंटेन करना बहुत मुश्किल होता था, है ना, बोलो। उसके बाद में हमें हर अकाउंट का इंडिविजुअल खाता बही बनाना। आज तक किसी बच्चे का बैलेंस शीट पहली बार में सही आ गया था क्या स्कूल में? पहली बार में बैलेंस शीट पेंडल सही बन गई हो? बहुत कम बच्चे होते, बहुत ही कम। क्यों होता है? क्योंकि हम कहीं ना कहीं मैनुअल मिस्टेक्स कर देते हैं। हमें हमारे 11th क्लास में पास होने के लिए तो इतना बड़ा वो झटका नहीं लगता, पर सोचो आप अगर 10,000 का आपने चेक बनाया हो, गलती से उसमें 1 0 बढ़ा दिया तो, है ना, बोलो। झटका आपको नहीं लगेगा, जिसका नौकरी कर रहे हो उसको लगेगा, है ना, बोलो बच्चों। तो इसके लिए आज डिजिटल अकाउंटिंग करेगी। डिजिटल अकाउंटिंग में क्या होता है ना, बहुत सही चीज़ों में, बहुत जगहों पे हम लोग ध्यान रख सकते हैं, निगरानी रख सकते हैं। क्विक टाइम रिपोर्ट्स मिल जाती है हमें, अगर कुछ हम गलती करते तो हाथों हाथ पकड़ में आ जाती। पहले के लिए वो पूरे डायपर जैसे पोथे आते थे ना, बड़े बड़े वैसे खुलते थे, जो 3 इधर से 3 इधर, तो इतना बड़ों को पूरे पोथों को एक एक उनको छानना पड़ता था। आप समझ रहे हो? आजकल वो सब चीज़ें खत्म हो गई, क्योंकि डिजिटल अकाउंटिंग में क्या होता है ना, तुरंत रिपोर्ट्स मिल सकती है हमको। क्लियर हो रहा है बच्चों हमको मेरी बात? पहले हमको वो बड़े बड़े पोथे ले लेके घूमना पड़ते थे, है ना। आजकल उसकी ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम लोग आजकल लैपटॉप लेके घूम सकते हैं, ठीक है। ये आजकल तो क्लाउड सिस्टम का ज़माना आ गया है बच्चों, तो हमको कहीं भी कुछ घूमने की ज़रूरत ही नहीं। जिस भी कंप्यूटर पर बैठोगे उस पर इंटरनेट से कनेक्ट करो, हमारा काम शुरू हो जाता है बच्चों। तीसरा क्या होता है, हमारे जो पूर्वज थे उनकी जो हैंड राइटिंग थी उसमें उर्दू, हिंदी, संस्कृत सब मिली हुई थी, है कि नहीं। तो उनकी हैंड राइटिंग को आज के ज़माने में हम लोगों को समझना, अरे हमारी हैंड राइटिंग हमको समझ में नहीं आती, उनकी क्या समझेंगे, है कि नहीं। तो हमको उनकी हैंड राइटिंग समझना वो भी एक मुश्किल है। उसने लिखा कुछ और, हमने समझ कुछ और लिया, तो इसकी वजह से क्या होगा, दिक्कतें हो सकती हैं। हो सकता है हमने उससे पैसा लेने का लिखा हो और इसने पैसा देने का समझ लिया हो, छोट हो गई ना, होती बहुत कॉमन सी बातें हैं बच्चों। उसके अलावा आपको एक एक अकाउंट को इंडिविजुअली पहले जर्नल बुक बनाना, फिर हर अकाउंट का इंडिविजुअल लेजर बुक बनाना, फिर लेजर बुक में से उसका ट्रायल बैलेंस बनाना, फिर उस ट्रायल बैलेंस के बेसिस पे आपको P&L और बैलेंस शीट बनाना है। समस्या वाला काम है, लंबा काम है, बड़ा काम है। तो इन सब चीज़ों से ख़त्म कर दिया। अब इसके बाद में अगर कोई आग लग गई, चोरी हो गया, समझ रहा, कभी कभार पानी में गंगा स्नान कर लिए वो लोग, तो दिक्कत क्या होगी, पूरे अकाउंटिंग हमारे गए, सब गए, है कि नहीं। इसके लिए क्या होता है बच्चों, डिजिटल अकाउंटिंग सिस्टम हम लोग फॉलो करते हैं, है ना, क्योंकि हम हमारे डेटा का क्या कर सकते हैं, कई जगहों पे बैकअप ले सकते हैं। चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स क्या होता है बच्चों? चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स एक ऐसे पूरे परिवार का नाम है जिसके अंदर कई सारे छोटे छोटे परिवार हैं। जैसे अकाउंट्स मतलब लेजर्स, ग्रुप्स मतलब उन लेजर के सरनेम, है ना, बोलो, जो उनकी पहचान बताते हैं, तीसरा आता है स्टॉक आइटम। हम जिसका भी व्यापार कर रहे हैं तो स्टॉक आइटम को बताना पड़ेगी। दुनिया में करोड़ों अरबों स्टॉक आइटम्स हैं, तो टैली सबको तो नहीं लिख सकता अपने बुक्स में, तो आप जिसका भी व्यापार करते हो आप खुद ही बना लो उसको, है ना। जैसे हम लोग मोबाइल लेकर आते हैं, 1 किलोमीटर का मोबाइल लाते हैं हम लोग, नहीं लाते? मोबाइल किस में लाते हैं हम लोग? 1 किलो, है ना, यहाँ बोल रहा ही है, पीस में आता है। तो हमको ये भी बताना पड़ेगा कि जो भी हम जिसका हम व्यापार करते हैं, जिस स्टॉक आइटम का हम व्यापार करते हैं, उसकी यूनिट ऑफ मेजर क्या है ना, बोलो बच्चों। तो ये सब चीज़ें जो होती है चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स में आती है। वो जो मैंने आपको क्रिएट करते टाइम जितनी भी चीज़ें दिखाई थी ना, वो सब चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स का काम था। मतलब मास्टर्स के अंदर क्या आता है बच्चों, मास्टर्स के अंदर चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स आता है, क्रिएट करना, ऑल्टर करना, फिर चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स के वाला ऑप्शन में जाना, है ना। जो तीसरा चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स जहाँ से हमने मल्टीपल क्रिएशन और ऑल्ट्रेशन सीखा था ना, उस ऑप्शन को हम एक रिपोर्ट की तरह भी देख सकते हैं।
कैसे देख सकते हो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। वहाँ से मल्टीपल क्रिएट और ऑल्टर करने का ऑप्शन तो है ही सही, परंतु वहाँ पर हम एक रिपोर्ट की तरह भी उसको हम एक स्टडी कर सकते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? हम कैसे करते हैं वो हम आगे देखेंगे। तो कस्टमर्स हो गए बच्चों। कस्टमर्स मेरे लिए क्या हो गए? सन्ड्री डेटर्स, डेटर्स नहीं, सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स वो अगेन चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स का ही पार्ट है। इन्वेंट्री, स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप, खाना बोलो। आने वाले समय में मैं आपको 1.5-2 महीने में बिग बाजार जैसे अपनी लाखों की इन्वेंट्रीज है ना, लाखों की इन्वेंट्रीज, थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स, ये सब चीज़ें कैसे मैनेज करता है, बिग बाजार की भी एक कंपनी बनाने की कोशिश करेंगे। हमारे पास में एक एक्सरसाइज है जो बिग बाजार के इतने सारे प्रोडक्ट्स को मैनेज करना, उनका पूरा बैच नंबर बनाना, उनका परचेस सेल का हिसाब किताब रखना, उनकी बिलिंग करना, ये सब चीज़ हम सीखेंगे जीएसटी जब पढ़ेंगे हम लोग, है ना, ताकि हमको पता चल जाए कि इतने बड़े बड़े मॉल्स में अकाउंटिंग कैसे होती है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे आप लोग मुझे? दूसरा सप्लायर्स हो गए, लाइबिलिटीज़ हो गई, एसेट्स हो गई, ये सब क्या है हमारे लिए बच्चों? चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स के अलग अलग पार्ट्स हैं, ठीक है। सबसे पहला मैंने आज आपको लेजर क्रिएशन सिखाया था। लेजर क्रिएशन में हम लोगों ने एक चीज़ सीखी थी कि लेजर के नाम से मतलब नहीं है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट क्या है? उसका सरनेम, वो बताएगा कि इसका बिहेवियर कैसा है। आप समझ रहे हो मेरी बात, है ना? बोलो। तो ये होता है अकाउंटिंग ग्रुप्स इन टैली, मतलब ये हर लेजर का, हर अकाउंट का पहचान पत्र है। क्या है? पहचान पत्र है। ये आपकी शीट ही चल रही है यहाँ पर, है ना, तो आप शीट में से पढ़ेंगे, इधर में पढ़ेंगे, एक ही बात है। ग्रुप्स क्या है बच्चों? जनरल ग्रुप्स क्या होते हैं? जनरली हम लोग ग्रुप से क्या समझते हैं? एक जैसे इंटरेस्ट का लोगों ने एक छोटा सा समूह बनाया, और समूह को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रुप बोलते हैं। हिंदी में उसको समूह बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको? ग्रुप। ग्रुप में क्या होता है? एक कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है, तो कोई ना कोई एक चीज़ कॉमन होती है जिसकी वजह से वो लोग सब एक साथ जुड़े हैं, है ना? बोलो। नहीं समझे? समझ में आया? जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे टैली सीखना है, तो हमने क्या करा, यहाँ पे टैली के बच्चों का एक ग्रुप बना लिया। अब ये सब ग्रुप क्या कर रहा है? ये सब बच्चे टैली सीख रहे हैं। अब हमारे पास एक ग्रुप है कि जिन बच्चों को एक्सेल सीखना है, तो एक्सेल का ग्रुप अलग बन गया, जिन बच्चों को एक्सेल सीखना है। अब एक बच्चा बोला कि सर मेरे को डिजिटल मार्केटिंग सीखना है, मैंने बोला ग्रुप लेकर आओ, तो वो अपने 8-10 दोस्तों को लिया है, तो दोस्तों में क्या हो गए? उसके ग्रुप हो गए। दो चीज़ों के ग्रुप हुए, एक तो डिजिटल मार्केटिंग क्लास के भी ग्रुप हो गए, इसके अलावा उसकी कॉलोनी का भी ग्रुप हो सकता है, उसके स्कूल का भी ग्रुप हो सकता है, उसके कॉलेज का भी ग्रुप हो सकता है। अरे ग्रुप में कोई भी एक चीज़ कॉमन होना चाहिए बस, जिस वजह से वो लोग एक साथ जुड़े। कॉलेज फ्रेंड्स होंगे इसलिए वो लोग एक साथ दोस्ती में है, स्कूल फ्रेंड्स होंगे, है ना? बोलो। ग्रुप मतलब क्या होता है? जब एक से ज़्यादा लोग एक साथ किसी कॉमन इंटरेस्ट के लिए साथ आते हैं, है ना? बोलो। जैसे हमारे यहाँ पर क्या होता है, जैसे मेरा सरनेम क्या है? जिंदल। अब जितने भी मेरे घर वाले हैं उन सबका एक ग्रुप है, ग्रुप का नाम क्या है? जिंदल। समझ में आ रहा है? मतलब हमारा क्या है? जिंदल परिवार बोल लो। परिवार मतलब होता है ग्रुप। सबको समझ में आ रहा है मेरी बात? क्या हो गया बेटा? कभी तो पीछे वाले को छेड़ रहा है, कभी आगे वाले को छेड़ रहा है। वो गाना गाना है कि रसिया गुंडों में फंस गई है। क्या तकलीफ हो रही तुमको इतना? बच्चों इसका मैं एक बहुत बेसिक सा कॉमन से एग्जांपल देता हूँ, रियल लाइफ एग्जांपल दूंगा जिससे आपको समझ में बहुत अच्छे से आएगा, ठीक है? इसको हमको एक नेगेटिव या गलत वे में नहीं पोर्ट्रे करना है, उसको लेके नहीं जाना। हम लोग क्या होते हैं ना, हम लोग फॉलोअर्स हैं। हम लोग क्या है? हम लोग फॉलोअर्स हैं। हम लोग किसको फॉलो करते हैं? जो हमारे धर्म के गुरु होते हैं, हम हमारे धर्म गुरु को फॉलो करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हम ये मानते हैं कि हमारे जो धर्म गुरु है वो भगवान से जुड़े हुए रहते हैं, है ना? बोलो। मतलब भगवान का आदेश का पालन वो लोग करते हैं, और वो लोग हमें बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। बोलते हैं ना, पथ प्रदर्शित करो वाला कंसेप्ट, तो वही वाली चीज़ है यहाँ पर। तो हमें ये समझना, अब हम इस कॉन्सेप्ट को अकाउंटिंग की दुनिया में उतारेंगे। किसकी दुनिया में? अकाउंटिंग की दुनिया में उतारेंगे। तो अकाउंटिंग की दुनिया में कितने भगवान हुए बच्चों? 4 भगवान है। कौन कौन है?
एसेट्स, लायबिलिटी, इनकम और एक्सपेंस। ठीक है, अब समस्या क्या है ना कि यहां पर चारों ही भगवान एक दूसरे से उनकी नहीं पटती है। किसी का भी एक दूसरे के घर में आना जाना नहीं है। सबको समझ में आ रहा है मेरी बात? जो एसेट्स वाले लोग हैं वो कभी भी लायबिलिटी वाले के घर नहीं जाएंगे, या लायबिलिटी वाला कभी भी एसेट्स वाले के घर, या लायबिलिटी वाला कभी भी इनकम वाले के घर, या कभी वो एक्सपेंस वाले के घर नहीं जाएगा। ये कोई चारों भगवान कभी भी एक दूसरे के घर नहीं जाते। तो इनके जो भगवानों के जो गुरु हैं, मतलब जो उनके शिष्य हैं भगवान के, वो कौन हुए? हमारे लिए गुरु। तो वो गुरु में भी एक दूसरे में नहीं पटती है। जो एसेट्स को फॉलो करता है, जो एसेट्स वाले भगवान को फॉलो करता है, वो कभी लायबिलिटी वाले की बात नहीं मानेगा, इनकम वाले की बात, एक्सपेंस वाले की बात नहीं मानेगा। वो सिर्फ किसको फॉलो करता है? एसेट। खुद को क्या होता है? ये खुद को कौन बोला? वो कौन से भगवान को फॉलो करता है? एसेट्स वाले भगवान को फॉलो करेगा। समझ में आ रहा है? तो उस गुरु के जितने भी शिष्य हैं वो सब भी किसको फॉलो करेंगे? एसेट्स वाले को। मतलब एट लास्ट जब बैलेंस शीट बनेगी तो ये सब का ग्रुप कहां जाएगा? एसेट्स वाले कॉलम में आ जाएगा। समझ में आ रहा है आपको मेरी बात? हमें अकाउंटिंग की दुनिया में आखिरी में अंत दो ही जगहों पे होता है, एक होता है बैलेंस शीट और एक होता है P&L। ठीक है, अभी अकाउंटिंग के लिए जहां पर अकाउंटिंग खत्म हो जाता है हमारा, वहां से फिर फाइनेंस स्टार्ट होता है। आप लोग फाइनेंशियल मॉडलिंग वगैरह करे होंगे, एक्सेल करे होंगे, तो उसमें क्या होता है ना, वहां से फिर उन बैलेंस शीट और P&L को बेस बनाकर फिर कंपनीज के फाइनेंस के मॉडल्स तैयार करे जाते हैं कि कॉर्पोरेट कंपनी है, कोको कोला को एक और कंपनी अगर एक और ब्रांच खोलनी है, समझ लो उड़ीसा में अगर उसको एक और प्लांट खोलना है तो खोलना चाहिए नहीं खोलना चाहिए, उसका मार्केट कहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होगा, फंड्स कितना लगेगा, अभी स्टार्टिंग में अपनी जेब में से कितना लगेगा, लोन कितना ले सकते हैं उसके लिए, वो तमाम जो चीज़ें हैं, टाटा रतन टाटा साहब के जाने के बाद में टाटा कंपनी का क्या होगा, उसके शेयर्स बढ़ेंगे, उसके शेयर्स घटेंगे, समझ लो, उसके बाद में उसके क्या प्रिंसिपल्स वही सेम रहेंगे, फंडामेंटल्स वही सेम रहेंगे जो इंडिया के लिए आज वो रखते हैं। रतन टाटा क्या बोलते हैं कि वो आज सबसे ज़्यादा चैरिटी करते हैं, इंडिया में सबसे ज़्यादा चैरिटेबल पर्सन कौन है? रतन टाटा साहब है। ठीक है, फिर विप्रो के आते हैं और फिर बहुत सारे ऐसे और भी लोग आते हैं। तो क्या उनके जाने के बाद कंपनी के वही फंडामेंटल्स रहेंगे नहीं रहेंगे? तो ये सब चीज़ें जो होती है ये सब फाइनेंशियल मॉडलिंग का पार्ट होती है। मतलब हम अकाउंटिंग के बाद क्या आता है? फाइनेंशियल मॉडलिंग। समझ में आ रहा है? पूरा फाइनेंशियल मॉडलिंग जो होता है वो किसके बेसिस पे टिका होता है? जैसे हमें अकाउंटिंग करनी है तो अकाउंटिंग का बेस क्या है हमारा? अकाउंटिंग का बेस है टैली। खुद्दू क्या सीखना है आज? टैली। तो वैसे ही पूरा फाइनेंशियल मॉडलिंग का बेस क्या है? एक्सेल। अरे अकाउंटिंग का एक्सेल। अकाउंटिंग उसमें टैली में करेगा क्या तो फाइनेंशियल मॉडल बनाएगा? वो बनेगा कहाँ पर? एक्सेल में बनता है। ये हमारा अकाउंटिंग कहाँ बन रहा है? अभी टैली में बन रहा है। समझ में आ रहा है बच्चों आपको मेरी बात? तो हमारे चार भगवान हैं। कितने? इनकम, एक्सपेंस नहीं, पहले इनकम, फिर समझ में आ रहा है? सीक्वेंस से बोलना, एसेट्स और उसका उल्टा लायबिलिटी, फिर तीसरा इनकम और उसका उल्टा एक्सपेंस, और पांचवा जो होता है वो डुलता रहता है, कैपिटल, है ना? कभी एसेट्स में कभी लायबिलिटी में। चलो बच्चों, आपके सामने भी 3 कॉलम्स आ रहे हैं। ये जो प्राइमरी ग्रुप्स हैं, ये टैली की दुनिया के भगवान हैं। ये क्या हो गए? टैली की दुनिया के भगवान हो गए। मतलब अगर अपन पूरा सृष्टि देखें तो ये पूरी अकाउंटिंग की दुनिया के क्या हो गए? गुरु हो गए। क्या हो गए? गुरु। क्योंकि ये जो प्राइमरी ग्रुप्स है ना, ये किसी ना किसी एक भगवान से कनेक्टेड है ना? बोलो। सबसे ऊपर कौन है? सबसे ऊपर हमारे 4 भगवान है ना? तो उनके नीचे कौन आ गया? उनके गुरु, जिनको हम बोलते हैं प्राइमरी ग्रुप्स। और उन प्राइमरी ग्रुप्स के नीचे कौन आ गए? उनके शिष्य जो गुरु की सेवा करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? सब ग्रुप्स या सेकेंडरी ग्रुप्स। क्लियर है बच्चों मेरी बात? कोई समस्या है तक? फिर से करते हैं स्टार्ट। सबसे ऊपर 4 भगवान, पूरा बोलना है, 4 भगवान। उसके नीचे
15 गुरु, उसके नीचे 13 रेडीमेड शिष्य, है ना। 13 रेडीमेड क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि टैली में अब हमको एक बात बहुत ध्यान से सुनना है कि ना तो हम 4 भगवान को 8 कर सकते, हम दो, हमारे 2 वाला कंसेप्ट नहीं चलता यहाँ पर। उसके बाद प्राइमरी ग्रुप्स, ये 15 की 15 ही रहेंगे, भले आपकी 1 करोड़ की कंपनी हो चाहे 100 करोड़ की कंपनी हो, ये 15 हमेशा 15 ही रहेंगे। जो सब ग्रुप्स है वो आज 13 हैं, कल 13 लाख भी हो सकते हैं। हम हमारी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से उसको डेवलप कर सकते हैं। अब मैं इसका एक उदाहरण देता हूं बच्चों, कैसे होता है ये। मेरी एक कंपनी है, पैन इंडिया वर्क करती है। पैन इंडिया मतलब पूरे इंडिया में मेरा बिजनेस चलता है, ठीक है। मेरे को अपने कस्टमर्स का एक प्रॉपर डेटाबेस बनाना है। कैसे बनाना है, शहर वाइज, हर शहर का कस्टमर्स का ग्रुप बनाऊंगा मैं, जिसका नाम अभी अब मेरे इंदौर का बनाया तो मैंने लिख दिया इंदौर कस्टमर्स। इंदौर कस्टमर्स का गुरु कौन, हाँ उसका शिष्य कौन। इंदौर कस्टमर्स किसके अंडर, किसको फॉलो करेगा, सन्ड्री डेटर्स को। सन्ड्री डेटर्स का गुरु कौन, करंट एसेट्स। और करंट एसेट्स का भगवान कौन, एसेट्स। समझ में आ रहा है। ऐसे मैंने इंदौर कस्टमर्स बनाया, भोपाल कस्टमर्स बनाया, ग्वालियर बनाया। अब मैं चाहता हूं कि इन सबको भी एक ग्रुप बना दूं मैं, तो मैंने बोला कि इंदौर कस्टमर्स किसके अंडर में आएगा, एमपी कस्टमर्स के। समझ लो, फिर ऐसे मेरे एमपी, गुजरात, दिल्ली, राजस्थान सबके बन गए। क्लियर है आपको मेरी बात, महाराष्ट्र के सबके बन गए। फिर मैंने इन सबको क्या जोड़ के एक बनाया, इन सबको मैंने बोला कि जो दिल्ली कस्टमर्स है, महाराष्ट्र कस्टमर्स है, गुजरात कस्टमर्स है, ये सब किसके अंडर में जाएंगे, ये सब जाएंगे। अरे इंडिया का, इंडिया की जरूरत ही नहीं, मैं तो इंडिया में तो बिजनेस कर रहा हूँ, है ना। तो ये सब किसके अंडर में जाएंगे, सन्ड्री डेटर्स, ये सब तो कस्टमर्स ही। आप चेन को ऊपर से नीचे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे आगे एसेट्स, एसेट्स में आएंगे करंट एसेट्स, करंट एसेट्स में आए हमारे सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स में आए हमारा एमपी कस्टमर्स, एमपी कस्टमर के अंडर में है इंदौर कस्टमर। और अगर मैं चाहूँ तो मैं एक और ग्रुप बना सकता हूँ, विजयनगर कस्टमर, सपना संगीता कस्टमर, ऐसे ही बना। तो ये जो इंदौर कस्टमर्स का ग्रुप था, ये जो एमपी कस्टमर्स का ग्रुप था, ये तो था नहीं, ये मैंने बनाया। तो ये जो ग्रुप्स हैं ये किसके अंडर में बनते हैं, सब ग्रुप्स के अंडर में बन रहे हैं। इस तरह से 13 की जगह 13 लाख भी हो सकते हैं हमारी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से। बच्चों सबको क्लियर हुई मेरी बात, नहीं समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया बताओ। देखो इंदौर वालों को मैंने एक ग्रुप में बना दिया, उस ग्रुप का नाम क्या है, इंदौर वालों को मैंने एक ग्रुप बनाया, उस ग्रुप का नाम है इंदौर कस्टमर्स। क्या है, इंदौर कस्टमर्स। इंदौर कस्टमर्स किसको फॉलो करता है, सन्ड्री डेटर्स को फॉलो करेगा। सन्ड्री डेटर्स किसको फॉलो करता है, करंट एसेट्स को फॉलो करता है। करंट एसेट्स किसको फॉलो करता है, एसेट्स को फॉलो करता है। समझ में आया। तो ये इंदौर डेटर्स जो था, इंदौर कस्टमर्स था, हमने एक नया बनाया। तो अभी तो इसमें 13 ही थे, तो अब कितने हो गए, 14 हो गए, है ना, बोलो। अब मैंने क्या करा, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, सबको, इन सबको भी एक ग्रुप में डाल दिया मैंने। समझ में आ रहा है। तो इन सबको मैंने क्या करा, एक ग्रुप में डाल दिया। उस ग्रुप का नाम क्या लिखा मैंने, एमपी कस्टमर्स। तो अभी इंदौर कस्टमर्स किसको फॉलो कर रहा है, एमपी कस्टमर्स को। और एमपी कस्टमर किसको फॉलो कर रहा है, सन्ड्री डेटर्स को। सन्ड्री डेटर्स किसको फॉलो कर रहा है, करंट एसेट्स को। करंट एसेट्स का भगवान कौन, एसेट्स। और एसेट्स का भगवान कौन, कोई भी नहीं है, क्योंकि वही परमात्मा है ना, बोलो। समझ में आया बच्चों मेरी बात, अभी क्लियर है ना। तो ये जो 15 है इसको हम डिलीट करके 13 कर सकते हैं, कर सकते हैं इसको। ये जो 13 है इनको डिलीट करके 10 कर सकते हैं, कर सकते हैं। इन 13 को हम लोग एक्स्ट्रा ऐड करके 100 कर सकते हैं। क्या हम प्राइमरी को 100 कर सकते हैं, क्या उन 4 भगवान को 100 कर सकते हैं, नहीं कर सकते हम लोग, है ना। अभी कंसेप्ट हमेशा दिमाग में रहेगा। आप लोग बोलोगे इन दोनों को हम लोग नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ सब ग्रुप में फैसिलिटी है, हम दो हमारे 100। समझ आ रहा है। कोई दिक्कत,
क्लियर है बच्चों? अब इन सबको हम एक एक करके पढ़ते हैं। अब इनको जो ये जो बने बनाए होते हैं ना टैली में, इन सबको हम बोलते हैं प्री डिफाइंड लेजर, प्री डिफाइंड ग्रुप्स इन टैली। लेजर नहीं, ग्रुप्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्री डिफाइंड ग्रुप्स, मतलब पहले से बने बनाए ग्रुप्स इन टैली। क्लियर है बच्चों? आपकी शीट खोलेंगे। अब शीट में सबसे पहला पन्ना जो है आपका, मतलब पेज नंबर 3 का, पेज नंबर 3 में सबसे पहले आता है ब्रांच एंड डिवीजन। दिख रहा है सबको? ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि मैंने मेरी इंदौर गोडाउन से माल उठाकर मैंने मेरे मुंबई वाले या बम्बई वाले गोडाउन में ट्रांसफ़र करा, है ना? बोलो। दोनों मेरे गोडाउन है। क्या करा मैंने? इंदौर वाले गोडाउन से माल उठाकर बम्बई वाले गोडाउन में ट्रांसफ़र करा। तो बताओ इसमें परचेस क्या हुआ और सेल्स क्या हुआ? गुड्स परचेस हुआ, सेल्स हुआ। अब इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल देता हूं मैंने मेरा मोबाइल उल्टी जेब में से निकाल कर सीधी जेब में रख लिया, मतलब उल्टी जेब में से मोबाइल निकाला और सीधी जेब में रख लिया। अब बताओ इसमें क्या परचेस और सेल्स हुआ? क्यों नहीं हुआ कुछ? एक जेब में बेचा, दूसरी जेब में खरीदा ना? हाँ, क्या तो दूं एक जब हम हमारी ही एक जेब में से निकाल कर हमारी ही दूसरी जेब में पैसा डाल रहे हैं, मोबाइल डाल रहे हैं, तो क्या ये कोई ट्रांजैक्शन हुआ? नहीं हुआ। इसमें कोई परचेज हुआ? परचेज और सेल्स के लिए हमेशा थर्ड पार्टी लगती है। अगर आपने किसी की जेब में से बटुआ निकाल कर अपनी जेब में रखा तो वो ट्रांजैक्शन हो गया, वो डोनेशन कहला गया, अगर उसने पकड़ा नहीं तो, है ना? बोलो। तो हमें एक बात ध्यान रखना है कि टैली में आपको ये चीज़ बताना पड़ेगी कि ये जो मुंबई का गोडाउन है ये कोई दूसरी पार्टी नहीं है, ये मेरा ही एक और ब्रांच या मेरा ही एक और डिवीजन है। समझ में आ रहा है? तो जब भी आप मुंबई गोडाउन बनाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों? ब्रांच एंड डिवीजन के अंडर में डालना पड़ेगा। समझ में आ रहा है आपको मेरी बात? एक बात ध्यान रखना, हमारी बैलेंस शीट और P&L में कभी भी इन्वेंट्री का यूनिट नहीं जाता है कि मेरे पास में 100 आईफोन पड़े हुए हैं 1 लाख रुपए के वर्थ के। नहीं, वो सिर्फ आपका टोटल बताएगा। 1 लाख इंटू 100 कितना होता है? 1 करोड़ रुपए। तो मेरे पास में करंट एसेट्स कितने का पड़ा हुआ है? 1 करोड़ का। दैट्स इट। उसको कोई मतलब नहीं कितनी क्वांटिटी क्या है क्या नहीं है। बैलेंस शीट P&L में कभी आपका ये नहीं जाता है। वो भी कैलकुलेट होता है लीफो, फीफो, हीफो मेथड से। लास्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये सब चीज़ें होती हैं। हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट, वो सब हम आगे पढ़ेंगे। हमारा भी 4 लेवल्स है उसमें बच्चों। अभी के लिए फंडा समझ में आ गया कि हमारी कौन सी ब्रांच में कितना यूनिट पड़ा हुआ है, कौन सी ब्रांच में कितने वैल्यू का माल पड़ा हुआ है, ये बताना पड़ेगा हमको। तो ये चीज़ें यहाँ से पता चलेगी। तो आप जब भी कोई ब्रांच बनाओगे तो आपको किस में डालना है उसको? ब्रांच या डिवीजन में। ठीक है। ये कब बनाएंगे? ये जब हम कंपनी को क्लोज करते हैं। कंपनी कब क्लोज करते हैं? 31 मार्च को। ठीक है। परंतु उसके पहले जो हमको नॉर्मल काम जो होते हैं वो सब स्टॉक आइटम की तरह ही गोडाउन बनता है, उसी में हमारा काम धाम चलता रहेगा। सिंस गोडाउन जो होता है वो इन्वेंट्री का पार्ट है और ये ब्रांच और डिवीजन जो है अकाउंटिंग का पार्ट है, तो बैलेंस शीट P&L में क्या जाएगा? ब्रांच एंड डिवीजन, ना कि गोडाउन वाला सिस्टम। इसीलिए हमको इसको बनाने का जरूरत पड़ेगा आगे। ठीक है बच्चों। दूसरा होता है कैपिटल। कैपिटल को हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, है ना? चलो बताओ, मेरे पास अगर 1 लाख रुपया है, मैंने बिजनेस को 20 लाख रुपया दे दिया, तो बिजनेस का कैपिटल कितना हुआ? बिजनेस का कैपिटल कितना हुआ? मेरे पास 1 लाख रुपया था, उसमें से मैंने 20 लाख रुपया बिजनेस को दे दिया। अब बताओ कितना कैपिटल हुआ? 1-2 मुर्गे हमेशा मिल जाते हैं ना, ये भाई साहब नए नए है ना हमारे, वो मैडम भी नए नए हैं। मेरे पास 1 लाख रुपया है, उसमें से मैंने 20 लाख रुपया दे दिया, इसमें क्या गलत है? कुछ गलत है? ध्यान रखना है हमको, है ना? तो बच्चों, मेरे पास अगर 1 लाख रुपया है, मैंने उसमें से 20,000 रुपया बिजनेस को दे दिया, तो मेरे पास कितना बचा? बिजनेस की कैपिटल कितने की हो गई है? 20। अब बिजनेस जो भी व्यापार करेगा किससे करेगा? 20,000 रुपये से करेगा। अब अगर मैंने अपने घर का रेंट भरा, मैंने 80,000 में से अपने घर का रेंट भर दिया 10,000 रुपया का, अब बताओ बिजनेस की कैपिटल कितनी हो गई? क्यों 10,000 होगी ना?
कितनी होगी? 20,000 ही रहेगी। क्यों रहेगी बच्चों? क्योंकि बिजनेस में से पैसा निकला ही नहीं, वो तो मैं मेरा पर्सनल अकाउंट से कर रहा हूँ, उससे बिजनेस को क्या लेना देना, है ना, बोलो। तो कैपिटल क्या होता है बच्चों? कैपिटल अकाउंट वो अकाउंट होता है जिससे बिजनेस अपनी डेली ट्रांजैक्शंस करता है बच्चों। समझ में आ रहा है आपको? रिजर्व और सरप्लस, अब इसका एक फंडा समझाता हूँ मैं। हम सब बाइक चलाते हैं, आप सब मोटर गाड़ी चलाते हो ना, डुगु 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 डुगु, है ना। तो मोटर बाइक में ना एक कांटा होता है रिजर्व का, तो हम हमेशा रिजर्व में चलाते हैं हमारी गाड़ी। क्यों है? दोनों में चलाते हो? मतलब घर जाते टाइम ऑटोमेटिक, घर से आते वक्त सवाल ये है बच्चों मेरा कि हम रिजर्व में कब डालते हैं गाड़ी? है? परिस्थिति कमजोर नहीं पड़ेगी, ये तो तुम्हारा इमोशनल आंसर हो गया। जब हमें हमारी गाड़ी में तुरंत कभी पेट्रोल खत्म हो जाता है और हमारी इमरजेंसी के लिए हमें गाड़ी को पेट्रोल पंप तक ले जाने के लिए जो इमरजेंसी पेट्रोल लगता है हमें, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिजर्व बोलते हैं। समझ में आ रहा है? क्या वो हमारे नॉर्मल टंकी का होता है क्या? नहीं, उसको हम लोग क्या करते हैं, हमें नॉर्मल टंकी में से एक अलग छोटी सी टंकी बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं रिजर्व टैंक, है ना, बोलो। ऐसे ही बिजनेस के अंदर बच्चों हम लोग इमरजेंसी सिचुएशंस, आपातकालीन स्थिति से लड़ने के लिए हम बिजनेस में एक रिजर्व फंड बनाते हैं। समझ में आ रहा है? सोचो रिजर्व फंड क्या होता है। जैसे मेरे ऑफिस में अगर कल से आग लग गई तो मैं कैसे पढ़ाऊँगा? इसके लिए मैंने क्या करा, एक रिजर्व बनाया है, ऑफिस रिजर्व के नाम से। तो अगर कल से कभी भी कुछ अगर हादसा हो जाता है तो मेरे पास में रिजर्व रहेगा उस हादसे से निपटने के लिए, ना कि मैं अपनी कोई कैपिटल को इन्वेस्ट नहीं कर दूंगा। अगर कैपिटल मैंने उसमें डाल दी तो फिर मैं बिजनेस कैसे करूंगा, माल की खरीदी बिक्री कैसे करूंगा मैं, है ना, बोलो। इसलिए मैं क्या करता हूँ बच्चों, रिजर्व फंड बनाता हूँ। अब वो रिजर्व बनता किस में से है? वो मेन कैपिटल में से ही बनता है। प्रॉफिट आता है, प्रॉफिट में से थोड़ा थोड़ा रिजर्व फंड में जाता रहता है। इस तरह से हमारा रिजर्व फंड क्रिएट हो जाता है बच्चों। क्लियर है आप सबको मेरी बात? रिजर्व समझ आता है? रिजर्व क्या होता है? इमरजेंसी फंड, है ना। ये यूज कब होगा इसका कोई भरोसा नहीं होता है, हो सकता है सालों साल कभी जिंदगी में यूज ना हो, है ना। हम इमरजेंसी में जब हमारे ऑफिस में आग लगेगी तब हम इसको यूज करेंगे। ऐसा नहीं है क्या 10 साल हो गए ये काम ही नहीं, आग लगा दो, ऐसा होता है क्या? ऐसा नहीं करते हम कभी भी, हम खुद से कभी करते हैं कि नहीं। तो इसका अमाउंट फिक्स होता है, परंतु इसका जो ड्यूरेशन है, एप्लीकेबिलिटी, वो फिक्स नहीं होती कि ये कब यूज में आएगा, इसका कोई भी हिसाब किताब नहीं होता है। ठीक है बच्चों, रिजर्व टंकी जो रहती है ना वो हमेशा हमारी गाड़ी में रहती है, परंतु ये यूज में कब आएगी इसका भरोसा नहीं रहता है। कभी भी अगर टंकी में खत्म होता है तो ही काम, ऐसा भी होता है कि कभी जिंदगी में काम नहीं है, क्योंकि हम हर रोज हमेशा ही पेट्रोल का फुल टैंक करवा के चलते हैं, कभी जिंदगी में काम ही नहीं आया रिजर्व का, ऐसा भी हो सकता है बच्चों। ठीक है, रिजर्व खुद ही एक ग्रुप है बच्चे, ये खुद में एक प्राइमरी ग्रुप है। इसका मतलब ग्रुप जो बनेगा वो रिजर्व में सरप्लस बनेगा। हाँ इसका जो ग्रुप आएगा उसका नहीं, एक सेकंड, ये भी क्या खुद में एक ग्रुप है, पर ये ग्रुप टाइप कौन सा है बच्चों? सब ग्रुप्स या सेकेंडरी ग्रुप टाइप है ये, है ना। इसके ये किसके अंडर में किसको फॉलो करता है? कैपिटल को फॉलो करता है। कैपिटल खुद में एक प्राइमरी ग्रुप है बच्चों। क्लियर है आप सबको मेरी बात? क्लियर हो गया आपका? नेक्स्ट आता है बच्चों सरप्लस। मैंने उसका बिजनेस अच्छा किया, मेरे पास में एक्स्ट्रा पैसा आया है, तो उसको मैं क्या बोलूँगा? सरप्लस बोलूँगा। रिजर्व का जो पैसा होता है वो इमरजेंसी से लड़ने के लिए होता है। सरप्लस का जो पैसा होता है वो बिजनेस की ग्रोथ के लिए होता है। अगर मेरे को एक नया फैक्ट्री डालना है, नया ऑफिस डालना है, तो रिजर्व के पैसे को यूज़ करूँगा क्या? कैपिटल को यूज़ करूँगा क्या? नहीं, सरप्लस वाले बैलेंस को यूज़ करूँगा। तो सरप्लस का भी एक बैलेंस बनाता हूँ मैं। जब एक बार कैपिटल में से रिजर्व पूरा भरा जाता है, जितना रिजर्व चाहिए उतना भर जाता है, उसके बाद में वो चीज़ें मैं इससे क्या बनाता हूँ? एक्स्ट्रा पैसे से सरप्लस अकाउंट बनाता हूँ, जिससे मैं आपके बिजनेस की ग्रोथ कर सकूँ। समझ में आ रहा है? तो रिजर्व किस लिए यूज होता है बच्चों? इमरजेंसी के लिए। सरप्लस किस लिए यूज होता है? ग्रोथ के लिए। क्लियर है आप सबको मेरी बात? आगे बढ़े। तीसरा आता है बच्चों करंट एसेट्स। करंट एसेट्स का भगवान कौन? एसेट्स है, ठीक है। करंट एसेट्स वो एसेट्स होती हैं जो हमारे पास में
टिकती नहीं है, दैट डजंट स्टे विथ अस मिनिमम फॉर 1 ईयर। जो चीज़ें हमारे पास में रोज़ आती जाती रहती है ना, बोलो, ऐसी चीज़ें जो रोज़ आती जाती रहती है हमारे पास, जो हमारे साथ लंबे समय तक नहीं टिकती। लंबे समय मतलब 1 साल से ज़्यादा, है ना, एक जैसी एक ही फॉर्म में एक ही भाव में कभी भी वो 1 साल से ज़्यादा हमारे साथ नहीं रह पाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? करंट एसेट्स। क्या बोलते हैं बच्चों? करंट एसेट्स बोलते हैं। समझ में आ रहा है आपको मेरी बात? चलो, इसका एग्जाम्पल क्या है? पहला बैंक अकाउंट। अब बैंक बैलेंस रोज बढ़ता है, रोज कम होता है, रोज बढ़ता है, रोज कम होता है। सुबह अलग था, शाम को अलग था, है ना। सुबह में बस 1 करोड़ का बैलेंस था, हमने ऑडी खरीद ली, 50 लाख का बैलेंस बचा। फिर शाम को हमने किसी को लूट लिया, फिर हमारे पास 1 करोड़ का बैलेंस हो गया। होता है कि नहीं होता? तो बैलेंस, बैंक बैलेंस हमेशा ऊपर नीचे होता रहता है, कभी भी स्टेबल नहीं होता हमारा बैंक बैलेंस, है ना, बोलो, ठीक है। तो इसीलिए बैंक अकाउंट किसको फॉलो करेगा? करंट एसेट्स को फॉलो करेगा। करंट एसेट्स का भगवान एसेट्स होता है। दूसरा आता है कैश इन हैंड, हमारा नगद पूंजी, है ना, नगद नारायण। तो नगद नारायण भी हमारे पास कभी भी फिक्स नहीं होते, कभी कितना होता है, कभी कितना हो रहा है। अभी कोई पार्टी पैसा देकर के हमारे पास 1 लाख रुपया का नगद आ गया, उसके बाद हमने चाय वाले को, समोसे वाले को, ठेले वाले को हमने पेमेंट्स कर दिए, तो उससे क्या हो गया? हमारा बैलेंस फिर से कम हो गया, है ना, बोलो बच्चों, ठीक है। तो कैश इन हैंड भी रोज़ बढ़ता है, रोज़ घटता है, तो एक जैसा स्टेबल कभी नहीं रहता, इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? करंट एसेट्स। क्या बोलते हैं बच्चों? दूसरा, अब ब्रैकेट को हम बोलते हैं IN, इन। तो इसको क्या पढ़ेंगे? डिपॉजिट्स इन एसेट्स। क्या पढ़ेंगे बच्चों? डिपॉजिट्स इन एसेट्स, ठीक है। जब भी हम हमारा पैसा कहीं डिपॉजिट कर देते हैं, मैं इन्वेस्ट नहीं बोल रहा हूँ, मैं डिपॉजिट कर देते हैं। मैंने मेरा पैसा एक जगह डिपॉजिट कर दिया, गुल्लक में डिपॉजिट कर दिया, है ना। तो जब मैं 10 साल बाद, 5 साल बाद जब भी उस गुल्लक को फोड़ूंगा तो मेरे को उतना ही पैसा मिलेगा, हाँ ना, बोलो, कि कम मिलेगा मेरे को? गुल्लक बोलेगा मेरे को ला सर्विस चार्ज दो, ऐसा होता है क्या? कभी नहीं हो। तो इसको बोलता हूँ डिपॉजिट करना, जहां पर मैं जितना अमाउंट डिपॉजिट कर रहा हूं उतना अमाउंट तो मेरे को वापस मिलना कंपलसरी है ही सही, इसके अलावा कोई ब्याज वगैरह मिले चाहे नहीं मिले। अब आप बैंक में फिक्स डिपॉजिट करवाते हो, तो फिक्स डिपॉजिट में जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो तो आपको पूरा 100% मिलेगा, भले ही वो ब्याज दे या ना दे। समझ में आ रहा है बच्चों? डिपॉजिट्स क्लियर हो गया? मतलब मेरा पैसा किसी के पास में जमा है, उसको मैं क्या बोलूंगा? डिपॉजिट्स बोलूंगा। डिपॉजिट्स क्या होता है? अभी जैसे आप लोगों ने अपना पैसा जमा करके रखा है मेरे पास, क्या आप लोगों ने पूरी सर्विसेज ले ली है? अभी पूरा कोर्स हो गया है क्या आपका? नहीं हुआ, इसलिए उसको क्या बोलूंगा? मैं जमा बोलूंगा पैसा। जब मैं आपका कोर्स करवा दूंगा तब वो पैसा क्या हो जाएगा? करंट एसेट्स। समझ में? अभी भी करंट एसेट्स ही हो, पर अभी डिपॉजिट्स में है वो। बाद में क्या हो जाएगा? वो सेल्स का फॉर्म ले लेगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है बच्चों लोन्स एंड एडवांस। प्रीपेड, किसी को आप प्रीपे कर रहे हो, प्रीपेड का मतलब क्या होता है? एडवांस दे रहे हो, है ना। प्रीपेड एक्सपेंसेस मतलब एडवांस पेमेंट कर चुके हैं उनका। समझ में आ रहा है? हम किसी को लोन देते हैं, हमारे दोस्तों को लोन देते हैं 100 रुपये का, 200 रुपये का, 1000 रुपये का, 2000 का, ठीक है। तो वो जो लोन होता है ना, वो हमारे लिए एसेट्स होता है। लोन्स एडवांसेस इन एसेट। क्यों? क्योंकि जब भी वो पैसा हमारे पास, या तो वो पैसा हमारे पास पूरा आएगा, या कभी वो पैसे के साथ में हमको कुछ ब्याज भी मिल जाएगा, है ना, बोलो बच्चों, कोई दिक्कत? जब भी आप किसी को एडवांस पैसा दे रहे हो तो वो किस में जाएगा? लोन्स एंड एडवांसेस में जाएगा। सबको क्लियर है बच्चों मेरी बात? कोई समस्या? नेक्स्ट आता है बच्चों स्टॉक इन हैंड। हमारा व्यापार संबंधित माल 3 प्रकार का होता है बच्चों, कच्चा माल, पक्का माल और मशीन में माल, प्रोडक्शन का माल, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस, WIP, है ना। 3 प्रकार का माल होता है, कच्चा माल, पक्का माल और प्रोडक्शन में माल। क्लियर है सबको मेरी बात? स्टॉक इन हैंड, आप रोज माल खरीदते हैं, रोज बेचते हैं, है ना। ये व्यापार संबंधित स्टॉक की बात कर रही है। बिजनेस में व्यापार करने के लिए जो माल खरीदते हैं उनको हम बोलते हैं स्टॉक। क्या बोलते हैं? स्टॉक। परंतु व्यापार में मदद करने के लिए जो चीजें खरीदते हैं उनको हम बोलते हैं फिक्स्ड एसेट्स, क्योंकि वो रोज खरीदते बेचते नहीं, एक बार खरीद लिए तो सालों साल चलती है और वो बिजनेस को आगे बढ़ाने में काम आती है। समझ में आ रहा है?
तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, करंट एसेट्स। क्यों बोलते हैं करंट एसेट्स? क्योंकि ये रोज खरीदते हैं रोज बेचते हैं, रोज खरीदते हैं रोज बेचते हैं, इसलिए हम स्टॉक इन हैंड को क्या बोलते हैं, करंट एसेट्स। करंट एसेट्स का भगवान कौन? सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स का मतलब क्या हो गया बच्चों? कस्टमर, एक से ज्यादा कस्टमर। ठीक है बच्चों, डेटर्स क्या होते हैं हमारे लिए? करंट एसेट्स होते हैं, रोज माल खरीदते हैं, है ना। कोई कस्टमर रोज आता है, रोज माल खरीद के आता है, कोई कस्टमर कभी कभार में एक बार आता है, पर वो जब भी आता है हमेशा प्रॉफिट देकर जाता है। तो कस्टमर रोज आता है, रोज जाता है, रोज आता है, रोज जाता है, इसलिए मैं उसको क्या बोलता हूँ, करंट एसेट्स बोलता हूँ मैं। हाँ ना बोलो, क्योंकि वो लंबे समय तक मेरा कस्टमर नहीं होता ना। ऐसा नहीं होता ना कि मैंने किसी को 1 लाख रुपए दे दिया अब वो 10 साल तक देगा ही नहीं मुझे, ऐसा होता है क्या? कभी नहीं होता। करंट लायबिलिटी, ये अगेन एक प्राइमरी ग्रुप है, करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी मतलब ऐसी लायबिलिटीज जो हर रोज बनती है और हर रोज खत्म होती है। मैं माल खरीदता हूँ सप्लायर से, तो रोज खरीदता हूँ, रोज उसको पेमेंट होता है ना, रोज बनता है, रोज खत्म होता है, रोज बनता है, रोज खत्म होता है, क्या? लायबिलिटी। इसीलिए मैं इसको क्या बोलता हूँ बच्चों? करंट लायबिलिटी। क्या बोलता हूँ? करंट लायबिलिटी। अब ऐसी कौन कौन सी लायबिलिटीज होती है बच्चों? ड्यूटीज एंड टैक्सेस। मैं हर रोज जब भी माल बेचता हूं तो सरकार के नाम पे जो टैक्सेस वसूल करता हूं तो वो महीने के आखिर में मैं सरकार को पे करता हूं, है ना। हर महीने के आखिर में सरकार का सेटलमेंट कर देता हूँ इनडायरेक्ट टैक्सेस का। और एक कुछ प्रकार के टैक्सेस होते हैं जो साल में एक बार में पे कर देता हूँ, पर वो 1 साल के अंडर में हो जाते हैं बच्चों। हाँ ना बोलो, हो जाते हैं ना, इनकम टैक्स वगैरह भी। तो इसीलिए मैं इन सबको क्या बोलता हूँ? करंट लायबिलिटी बोलता हूँ मैं। ये हमारी एसेट्स नहीं, ये हमारी क्या है? लायबिलिटी है। ठीक है, उसके अलावा और क्या है? प्रोविजन। प्रोविजन में क्या होता है बच्चों? प्रोविजंस आर नोन लायबिलिटी फॉर अननोन अमाउंट। वहां पर क्या था रिजर्व में? रिजर्व वर नोन अमाउंट बट अननोन लायबिलिटी। मतलब अमाउंट तो पता था हमें, पर ये यूज में कब आएगा ये नहीं पता था। प्रोविजन में हमको ये तो पता है कि ये कब यूज आएगा, पर कितने का आएगा वो नहीं पता है। जैसे प्रोविजन फॉर बेड डेब्ट्स, इस साल हम लोग मान के चलते हैं कि 2-3% का नुकसान होता ही होता है, हम पार्टी हमको पैसा देने से मना कर ही देती है, तो प्रोविजन फॉर बेड डेब्ट्स बना दिया मैंने, हाँ, डूबत खाता मैंने बना दिया उसका, है ना। परंतु कितना यूज आएगा ये कैसे पता चलेगा मुझे? ये पता कर सकता हूँ कि मैं अभी से नहीं कर सकता हूँ ना मैं, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, वो प्रोविजन होता है। प्रोविजंस आर नॉन लायबिलिटी फॉर अननोन अमाउंट। प्रोविजंस आर नॉन लायबिलिटी फॉर अननोन अमाउंट। क्लियर है आप सबको मेरी बात? कोई समस्या? सन्ड्री क्रेडिटर्स, वही सप्लायर्स। क्रेडिटर मतलब होता है सप्लायर, कस्टमर मतलब डेटर्स, सप्लायर्स मतलब क्रेडिटर्स, सप्लायर्स मतलब कस्टमर्स है, कस्टमर मतलब और सप्लायर्स मतलब, सब जोर से बोलो, जोर से बोलो बेटा, फिर से। सप्लायर मतलब, सप्लायर मतलब और कस्टमर मतलब, सप्लायर मतलब कस्टमर मतलब, सप्लायर मतलब कस्टमर मतलब, वो गलत बोल रहा है बेटा। हाँ तो बोल अब जरा, नीले नीली नीली हाँ। नीलगिरी बताओ। सप्लायर मतलब, सप्लायर मतलब डेटर्स। वेरी गुड, है ना, सही बोल रहा है ना बेटा। तुम बताओ रसिया, बताओ बेटा। नहीं नहीं रसिया तुम हो क्या? बताओ बेटा। कस्टमर मतलब और सप्लायर मतलब क्रेडिटर्स। और तू हाथ ऊपर करके क्यों खड़ा हुआ बेटा? लास्ट भाई साहब आपको नहीं आ रहा है, कहाँ ध्यान है आपका? सही से ही बताओ तुम। टिंडर पर राइट स्वाइप हो गया क्या तुम्हारा? ध्यान का है तुम्हारा? खोए खोए से रहते हो आजकल तुम।
सप्लायर मतलब होता है क्रेडिटर, कस्टमर मतलब होता है डेटर्स। है ना, बोलो बच्चों। देखो इसके नीचे भी लिखा हुआ, तुम यहीं से देख के बता देते हैं बच्चों। अब इसको बहुत ध्यान से समझना है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जब तक हमारी फैक्ट्री में माल तैयार नहीं हो जाता है, पैकेजिंग होकर तैयार नहीं हो जाता है, तब तक लगने वाले तमाम खर्चे जो होते हैं वो सब डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। जैसे सोचो अगर मेरा होटल का काम है तो मैं सब्जी मंडी गया सब्जी खरीदने के लिए, समझ में आ रहा है? तो सब्जी मंडी से मेरे ऑफिस तक, मेरी होटल तक जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा लगा वो क्या होगा मेरे लिए? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। फिर मेरे किचन में शेफ़ लगाया, किचन में मतलब मेरे लेबर लगा, है ना, शेफ़ लगाया मैंने, सब्जी काटना, धोना, वॉश करना, वेस्टेज हो रही है, ये सब चीज़ें किस में जाएगी? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। मेरे होटल के किचन को क्लीन रखना, तो साफ़ सफाई का खर्चा किस में जाएगा? मसाले, मिर्ची मसाले का खर्चा किस में जाएगा? तेल का खर्चा किस में जाएगा? सब्जी बन के तैयार हो गई, उसके बाद में उस सब्जी को पैकेजिंग के लिए जो पैकेट आता है आपका, वो थैली हो गई या वो कंटेनर हो गया, उस कंटेनर का खर्चा किस में जाएगा? उसके बाद में फिर वो वेटर लगाया मैंने कि वो मेरी सब्जी को उसकी टेबल तक देकर आए, तो उसका खर्चा किस में जाएगा? वेटर का इनडायरेक्ट में जाएगा। सब्जी बनके तो तैयार हो गई, समझ में आया आपको मेरी बात? तो सबसे पहले आता है प्रोक्योरमेंट कॉस्ट। प्रोक्योरमेंट मतलब होता है कि कच्चा माल को हमारी फैक्ट्री तक लाने तक का जो भी खर्चा होता है, उसमें हमारी गाड़ी का ट्रांसपोर्ट का भाड़ा आ गया, उसमें हमारी हमाली मजदूरी भी आ गई, सब चीज़ें जो होंगी वो क्या हो जाएंगी बच्चों? डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगी। उसके बाद में पहला हो गया प्रोक्योरमेंट, दूसरा होता है हमारा प्रोडक्शन। क्या होता है दूसरा? प्रोडक्शन मतलब हमारी मशीन की जो कॉस्टिंग आती है, मेंटेनेंस की, रिपेयरिंग की, इलेक्ट्रिसिटी जो होगी हमारी फैक्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी, उसके अलावा फैक्ट्री को साफ़ सफाई करने का जो खर्चा, फैक्ट्री में मजदूरों को चाय पानी पिलाने का जो खर्चा, उसके बाद में मजदूरों को और हमालियों को जो हमाली और मजदूरी देते हैं हम लोग, वो खर्चा, ये सब क्या होगा बच्चों? डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। फिर माल जब बन के तैयार होगा तो उसकी जो पहली पैकेजिंग होती है, पहली पैकेजिंग तो आप देखो कि चिप्स की पैकेजिंग आपको जैसे मिलती है, पर जब चिप्स दुकानदार को मिलती है वो बड़ा सा कार्टन आता है, कार्टून आता है, उसके अंदर ढेर सारी चिप्स का पैकेट आता है। तो कार्टून की कॉस्ट नहीं बोल रहा हूँ मैं, जो आप जिस पैकेट में चिप्स खरीदते हो पतली पन्नी वाली, वहाँ तक की जो पैकेजिंग होती है उसको भी हम किस में लेते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंस। उसके अलावा तमाम जितने खर्चे उस माल को बेचने के लिए हमको जो एडवर्टाइज करना पड़ता है, जो ऑफिस खोलना पड़ता है, ऑफिस में जितने भी एम्प्लॉयज़ होते हैं उनके खर्चे, ऑफिस का इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस, सब खर्चे किस में चले जाएंगे? इवन फैक्ट्री का जो मैनेजर होता है उसका भी खर्चा इनडायरेक्ट होता है, क्योंकि वो फैक्ट्री में माल बनाने में कॉन्ट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, उसके बिना माल बन जाएगा फैक्ट्री में, हमाल मजदूरों के बिना माल नहीं बनेगा। इसीलिए जो फैक्ट्री का जो मैनेजर होता है ना, वो सिर्फ देख रेख करने के लिए रखा है हमने, वो मैनेजमेंट संभालने के लिए रखा है। तो अगेन वो किस में जाएगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में जाएगा, इनडायरेक्ट में जाएगा। किस में जाएगा? फैक्ट्री से बाहर होती सब खर्चे इनडायरेक्ट। हमारी फैक्ट्री का जो माल है जो बन के तैयार हो गया, तो जिस गोडाउन में वो रखा हुआ तैयार करा हुआ माल, अगर वो गोडाउन भी रेंट का है तो उस रेंट एक्सपेंसेस किस में जाएगा? वो इनडायरेक्ट में जाएगा। परंतु कच्चा माल अगर गोडाउन में रखा हुआ है तो उस गोडाउन का रेंट किस में जाएगा? डायरेक्ट में जाएगा। बन गया सब, उसके बाद तमाम खर्चे सब इनडायरेक्ट में। फिर हमारी फैक्ट्री से हमारे कस्टमर के गोडाउन तक माल भेजने का जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है वो किस में जाएगा? इनडायरेक्ट में जाएगा। सबको बना हुआ माल, हाँ ना बोलो बच्चों? सबको क्लियर है? कोई समस्या? उसके बाद आता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, अभी समझा चुका हूँ मैं, है ना। उसके बाद आता है डायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम क्या होता है बच्चों? मेरा जो मुख्य व्यापार है, जैसे समझ लो मेरा व्यापार का है टैली पढ़ाने का है। अब आप समझ लो मैं दोस्तों गया, गोवा गया, कसिनो में पैसा जीत गया मैं, तो वो पैसा क्या होगा मेरे लिए? इनडायरेक्ट इनकम, क्योंकि वो कभी आता कभी नहीं आएगा। वो मेरा मुख्य बिजनेस का है, मेरा प्राइमरी सोर्स ऑफ बिजनेस क्या है? एजुकेशन का। टैली का नहीं है, और भी चलती है। तो एजुकेशन का बिजनेस है हमारा, तो एजुकेशन के बिजनेस से जो भी इनकम होती है वो मेरे लिए क्या होगी? प्राइमरी सोर्स ऑफ बिजनेस होगी, हाँ ना बोलो? ठीक है, डायरेक्ट इनकम होगी। उसके अलावा जितने भी सोर्सेज, कभी कभार मुझे कोई कमीशन मिल गया, कोई डिस्काउंट मिल गया, तो जो डिस्काउंट रिसीव होता है वो भी इनडायरेक्ट इनकम हुई ना मेरे लिए। तो डिस्काउंट कभी कभार ही मिलता है, हाँ ना बोलो बच्चों? सबको क्लियर हो रहा है? डायरेक्ट इनकम समझ में आ गया। उसके बाद होता है इनडायरेक्ट इनकम।
इनडायरेक्ट इनकम में क्या क्या डिस्काउंट हो गया, कमीशन हो गया, जो कभी कभार कोई चीज़ें मिलती है। अगर मैं कमीशन एजेंट हूँ मैं, तो फिर मेरे लिए कमीशन क्या हो गया, डायरेक्ट इनकम हो गया। परंतु मेरा बिजनेस किसी और चीज़ का है, परंतु उसके अलावा जहाँ से भी मुझे पैसा आता है वो सब मेरे लिए क्या हो गया, इनडायरेक्ट इनकम हो गया। समझ में आया आपको मेरी बात? हाँ ना बोलो। हमारे रिश्तेदार आए, हमको लिफाफा देके गए 500 का 1000 का, तो वो मेरे लिए क्या हो गया, इनडायरेक्ट इनकम हो गया। ठीक है, परंतु फिर हमारी वाइफ ने छीन लिया हमसे, तो वो क्या हो जाता है हमारे लिए, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, खर्चा हो गया। ये पर्सनल बुक्स का बता रहा हूँ मैं, बिजनेस बुक्स का नहीं है। बिड डेप्स रिकवर जो होता है इनडायरेक्ट इनकम में होगा, क्योंकि जब हमने बेड डेप्स मांडी थी ना, हमारी बुक्स में लिखा था ना जब बेड डेप्स को, तो हमने उसको लॉस ले लिया था कि लॉस हो गया हमारे बिजनेस में, टोटल लॉस नील। ठीक है, उसके बाद में कई सालों बाद उसने बोला कि पैसा दे देता हूं मैं, तो हमारे लिए क्या हो गया, वो इनकम हो गया, परंतु वो मेन सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, वो इनडायरेक्ट इनकम कहलाएगी। सर वो 1 साल तक तो इंतजार करते हैं ना, तो 1 साल का तो मैं बोल रहा हूँ, हम 31 मार्च की बात कर रहे हैं, हम 31 मार्च की बात कर, 31 मार्च में हम लोग, अगर कोई पार्टी ने मेरे को 1 सितंबर को दिवालिया घोषित करा है, तो तब तक मैं उसको बेड डेप्स इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में डाल के रखूंगा, पर 31 मार्च को उसको किस में डाल दूंगा मैं, लॉस। समझ में आया? पर अगर 2 साल 3 साल बाद अगर उसने को वापस से पैसा दिया तो इनडायरेक्ट इनकम में आएगी बच्चों को, क्योंकि उस पैसे का आना मेरे पास कंपलसरी नहीं था, मैं हार मान चुका था उससे। हाँ, कभी कभार आने वाला, हाँ बिल्कुल सही, कभी कभार आने वाला। बच्चों नेक्स्ट आता है फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स मतलब स्थायी संपत्तियां, चिपकू संपत्ति जो चिपक जाती है हमारे साथ और लंबे समय तक हमको साथ नहीं छोड़ती है। दो चीज़ों, चिपकू संपत्तियां मतलब जो हमारे लंबे समय तक हमारे साथ रहे। दूसरी चीज, वो बिजनेस में व्यापार करने के लिए नहीं है, वो व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए काम आती है। हाँ ना बोलो। व्यापार करने के लिए जो स्टॉक होता है ना, उसको हम किस नाम से लिखते हैं, परचेस और सेल्स के नाम से लिखते हैं। किस नाम से लिखते हैं, परचेस और सेल्स के नाम से। परंतु जब भी हम कोई आइटम बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए खरीदते हैं और लंबे समय के लिए खरीदते हैं, उसको हम उसी के नाम से लिखते हैं। मैंने आपको पहले भी बताई थी ये चीजें, याद है आपको? अकाउंट्स पढ़ाते हो मैंने बताया था आपको ये सब चीजें। तो फिक्स एसेट, जैसे मैंने मशीनरी खरीदी तो मैं उसको क्या लिखूंगा, मशीनरी परचेस्ड, और किस में जाएगी वो, फिक्स एसेट में जाएगी। पर मैंने अगर लिखा कि स्टूडेंट्स की टैली की बुक्स खरीदी मैंने, तो वो किस में जाएगी, वो परचेस में जाएगी, क्योंकि मैं टैली का व्यापार कर रहा हूँ, तो टैली बुक्स खरीदी बेच रही, खरीदी बिक्री है। हाँ ना बोलो बच्चों, सबको क्लियर है मेरी बात? कोई समस्या? नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट में और डिपॉजिट में फर्क है। हम क्या बोलते हैं, हमने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया। कभी आपने ये सुना किसी को बोलते शेयर मार्केट में पैसा डिपॉजिट किया? क्या फर्क होता है डिपॉजिट में और इन्वेस्टमेंट में? डिपॉजिट्स में प्रिंसिपल अमाउंट फिक्स होता है, वो गुल्लक को मैं 10 साल बाद भी तोड़ूंगा तो मेरे को पता है उसमें कितना पैसा निकलना है। इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, शेयर मार्केट में मैंने आज सुबह डाला 1 लाख रुपया, शाम तक निफ्टी 50 पता चले पूरा साफ। क्लियर है आपको मेरी बात? तो रिटर्न गारंटी नहीं होता कि कितना मिलेगा, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट। मैंने कहीं किसी बिजनेस में इन्वेस्ट किया तो बिजनेस डूब गया। इन्वेस्टमेंट खुद में एक इन्वेस्टमेंट ही है सर। ये प्राइमरी ग्रुप है, ये प्राइमरी ग्रुप है, ये गुरु है, बिल्कुल सही, गुरु है ये, है ना। अगर ये गुरु ने 31 मार्च तक हमको अगर प्रॉफिट दिया है तो ये एसेट्स में आ जाएगा, नुकसान दिया तो लॉस में आ जाएगा। नेक्स्ट आता है बच्चों लोन्स इन लायबिलिटी। लोन्स इन लायबिलिटी क्या होता है बच्चों? हाँ, जब हम किसी से लोन लेते हैं तो ये हमारी लायबिलिटी बन जाती है कि हमको उसको लोन चुकाना होता है। ठीक है, तो लोन्स इन लायबिलिटी, जब हमें किसी को लोन का रीपेमेंट करना होता है वो हमारे लिए क्या होता है, लोन्स इन लायबिलिटी होती है। ठीक है, बैंक ओडी अकाउंट। बच्चों दो चीज़ें होती है, एक होता है लोन्स इन लायबिलिटी। मैंने बैंक से 1 लाख रुपए का लोन लिया, अब मैं उसको इस्तेमाल करूं चाहे नहीं करूं, बैंक मेरे से हर महीने का ब्याज लेगा, है ना। है ना बोलो। पर बैंक ओडी अलग होता है। बैंक ओडी क्या होता है बच्चों, ये आपको आपकी वर्किंग कैपिटल के अंदर बैंक आपका 1 लाख रुपए डाल देती है। अब बैंक क्या बोलती है कि जब भी आप 1 लाख रुपए को इस्तेमाल करोगे, जितने दिन के लिए इस्तेमाल करोगे, जितना अमाउंट इस्तेमाल करोगे, अगर सोचो 1 लाख में से मैंने सिर्फ 20,000 इस्तेमाल करे, वो भी सिर्फ 3 दिन के लिए, तो बैंक ओडी में क्या होता है, वो सिर्फ 3 दिन का और सिर्फ 20,000 रुपए ही मेरे से ब्याज चार्ज करेगी। इसको मैं बोलता हूँ ओडी, ओवरड्राफ्ट। हाँ, 20,000 का ही ब्याज चार्ज करेगी और सिर्फ 3 दिन का ही करेगी।
पर लोन लेने में क्या होता है ना, आप इस्तेमाल करो चाहे मत करो, बैंक पूरा अमाउंट का ही ब्याज चार्ज करेगी और हर महीने करेगी। अभी क्या होता है, कभी ओडी की जरूरत नहीं पड़ती तो उस समय बैंक आपसे कुछ भी चार्ज नहीं करती। तो ये बिजनेस को करंट अकाउंट पे मिलता है बच्चों, और लोन जो होता है वो करंट और सेविंग्स दोनों पे मिल जाता है। समझ में आया बच्चों? हाँ, ये सिर्फ करंट पे मिलता है, ये सिर्फ बिजनेस को मिलता है, ये सिर्फ बिजनेसमैन को मिलता है। ओडी अकाउंट, ओवरड्राफ्ट। समझ में आ गया बच्चों? है ना? सिक्योर्ड लोन्स, अभी जो लोन्स इन लायबिलिटी थी ना, लोन्स इन लायबिलिटी ये हमारी माता है और ये सिक्योर्ड लोन्स उसका एक समझदार बच्चा है। सिक्योर्ड लोन्स उसका एक बहुत समझदार बेटा है। समझदार क्यों है? कि जब भी ये किसी को लोन देता है तो उससे कुछ ना कुछ गारंटी के नाम पे ले लेता है। पहले उससे या तो बाइक ले लेगा, कार ले लेगा, कुछ भी ले लेगा, उससे कुछ भी ले लेगा, सोना चांदी जेवरात किडनी कुछ भी ले ले, कोई दिक्कत नहीं, और कुछ ना कुछ लेकर ही ये कुछ पैसा देगा, वरना नहीं देगा। परंतु क्या करे, हर घर में एक समझदार होता है तो एक नालायक होता है। नासुर नहीं बेटा, नालायक नालायक बच्चा होता है। अनसिक्योर्ड लोन्स क्या है बच्चों? वो नालायक बच्चा है जो जब भी किसी को लोन देता है तो बिना कोई गारंटी के दे देता है। अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं। जब हमें बैंक सिक्योरिटी के साथ लोन देता है, मतलब बैंक कुछ सिक्योरिटी रखवाता है फिर हमें लोन देता है, तो उसको मैं बोलूँगा सिक्योर्ड लोन्स। पर बैंक अभी हमको क्रेडिट कार्ड दे देता है बिना कोई सिक्योरिटी के, तो उसको मैं बोलूँगा अनसिक्योर्ड लोन्स। क्रेडिट कार्ड इज ऑल्सो काइंड ऑफ लोन जो बैंक आपको देता है। अगर आपने समय पे उसको पैसा इस्तेमाल करके समय पे आपने उसको दे दिया तो आपसे कोई चार्ज नहीं करेगा वो, है ना? बोलो। इस दुनिया में बिजनेस करने के लिए सबसे बेस्ट चीज़ होती है क्रेडिट कार्ड, अगर आप उसको सही ढंग से यूज़ करना चाहो तो। ठीक है, क्रेडिट कार्ड पे क्या होता है, आपको 10 मंथ्स की 12 मंथ्स की नो कॉस्ट EMI बन जाती है, तो आपको पूरा पैसा एक बार में इंगेज नहीं करना पड़ता है। बिजनेस में अगर आप यूज़ कर रहे हो उसको, तो बिजनेस में से तो उसका 1 साल में तो उसका रिटर्न निकल जाता है पूरा। तो वही मशीन आपको कमा कर दे रही है और उसी कमाई से आप अपने क्रेडिट कार्ड का लोन पे कर रहे हो। तो बिजनेस के लिए क्रेडिट कार्ड इज द बेस्ट थिंग, पर बच्चों को इस्तेमाल करना नहीं आता है, इसलिए बच्चों को डेबिट कार्ड थमाया जाता है। रीज़न है, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो आपको क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। क्रेडिट कार्ड के लाखों फ़ायदे होते हैं, हज़ारों या कुछ 100 नहीं, लाखों फ़ायदे क्रेडिट कार्ड यूज़ करने के। कुछ भी चार्ज नहीं करती सर। नो कॉस्ट मतलब क्या होता है? नो कॉस्ट EMI, बहुत बढ़िया चीज़ें होती है। आप अच्छी बैंक का लोग हैं तो कोई साल का मेंटेनेंस नहीं, कुछ ही नहीं, पर आपको 2, 3, 4, 5 लाख रुपए का। हाँ, बैंक का फ़ायदा ये होता है जिस दिन निपट गए उस दिन वो आपको कान में कुछ बोलेंगे और ऊपर से छुरा चला देंगे आपके गर्दन पे। क्या समझ में नहीं आया? क्या होता है ना, जब आप पेमेंट वापस रिटर्न देने में लेट हो गए तो आपसे 36% कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। हर दिन का 36% चार्ज करेंगे वो पर डे, कंपाउंडिंग में चलता है, तो वो पूरा रिकवर कर लेते हैं। इसीलिए क्रेडिट कार्ड का यूज़ करने के लिए डिसिप्लिन लगता है, और आजकल के बच्चों में डिसिप्लिन नहीं है, इसीलिए उनको क्रेडिट कार्ड नहीं दिया जाता। आजकल आप देखोगे ना, जितने क्रेडिट कार्ड होते हैं ना बैंक्स वाले, मैक्सिमम वो बच्चों को लुभाने के लिए करते हैं, क्योंकि बच्चे डिसिप्लिन में नहीं होते, तो वो क्रेडिट कार्ड यूज़ तो कर लेते हैं परंतु उसका पेमेंट वापस से रिटर्न टाइम पे नहीं करते। उसकी वजह से बैंक्स को करोड़ों रुपए का फायदा होता है। समझ में आ रहा कोई? क्रेडिट कार्ड के ऊपर तो मैं पूरा एक डिटेल में आपको एक पूरा लेक्चर ले सकता हूँ, उसमें इतनी चीज़ें बता सकता हूँ मैं आपको कि आप अगर बिजनेस करना चाहो भविष्य में तो जीरो पूंजी के साथ भी आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो अपना, और सारी इन्वेंट्री आ जाएगी आपके पास। समझ रहे हो? मिसलेनियस एक्सपेंसेस इन एसेट्स, ऐसे खर्चे जो आज तो खर्चे हैं परंतु भविष्य में जाके वो हमारे लिए एसेट्स बन जाते हैं। जैसे हमारा ट्रेडमार्क करवाया मैंने अपने कंपनी के, तो आज के लिए तो वो खर्चा हो गया है ना। अगर रतन टाटा सिर्फ अपना टाटा सरनेम ही बेच दे तो ही अरबों रुपए आ जाएंगे उसके। रिलायंस सिर्फ रिलायंस का नाम ही सेल कर दे तो ही उसके पास में करोड़ों अरबों रुपए आ जाएंगे उसके, है ना बोलो? ठीक है, तो जब उसने तब स्टार्टिंग में जब वो नाम ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन करवाया था तब के लिए तो खर्चा था ना, वो समय के साथ लेकर वो क्या बन गया उसके लिए? एसेट्स बन गया वो। समझ में आ रहा है? परचेज अकाउंट, जब भी व्यापार संबंधित हम स्टॉक खरीदेंगे तो उसको स्टॉक नहीं लिखते, हम क्या लिखते हैं? परचेस लिखते हैं। व्यापार संबंधित जब भी हम कोई माल को बेच देते हैं उसको हम क्या लिखेंगे? सेल्स लिखेंगे। समझ में आ रहा है? सस्पेंस, ट्रायल बैलेंस कभी कभी हम मैच करते हैं, डेबिट क्रेडिट कभी मैच नहीं करता है तो सस्पेंस होता है। सस्पेंस का एक बिजनेस का रियल प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ मैं। अभी नोटबंदी में क्या हुआ था, कई सारे लोगों के अकाउंट में अकाउंट चेक किया तो लाखों करोड़ों रुपए निकल रहे थे, नहीं निकल रहे थे?
तो वो क्या रहता है, सस्पेंस हो जाता है। कभी कभार बैंक से गलती हो जाती है कि बैंक गलती से आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है, बैंक थोड़े दिन बाद फिर आपसे वापस मांगता है वो पैसा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, सस्पेंस अकाउंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सस्पेंस बोलते हैं, क्योंकि अभी ये पैसा हमको नहीं पता किसका आया हुआ है, हमारे बुक्स में दिखा रहा है परंतु हमको नहीं पता है किसमें आया, किसके लिए आया हुआ, क्यों आया हुआ है। हो सकता है कोई पार्टी नहीं भेजा हो पर वो हमको इन्फॉर्म करना भूल गई हो। जब तक इन्फॉर्मेशन नहीं तब तक उसको हम अपना कैसे मान लें, इसलिए हम उस पैसे को किस में डालते हैं, सस्पेंस में डालते हैं। ठीक है बच्चों, टिंग टिंग टिडिंग। थैंक यू सो मच। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स घर पे पढ़ के आइएगा। कोई समस्या हो, कोई डाउट्स हो तो मेरे से पूछिएगा। ग्रुप्स की शीट हमारी आज कंप्लीट हो गई है, ये वीडियो तैयार हो गया है। वीडियो आपको 2-3 घंटे में आपको अपने LMS में मिल जाएगा बच्चों।